अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईरान, इसराइल और अमेरिका की इस वक़्त जंग जारी है। तो आज की वीडियो का मकसद ये था कि हम इसकी टोटल हिस्ट्री को समझ सकें कि ये कब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और मैं ये स्टार्ट करूँगा 1948 से, जब इसराइल बना 14 मई 1948 को। और साथ ही वो हिस्ट्री ईरान की भी मैं साथ आपसे डिस्कस करूँगा। तो अगर मैं आपको थोड़ा-सा पीछे लेके चलूँ, जब वर्ल्ड वार 1 खत्म हुई, जंग अज़ीम जो पहली थी, तो जो पैलेस्टाइन का इलाका, जो फ़लस्तीन का इलाका था, वो बरतानिया के कंट्रोल में था। और जब दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म होती है 1945 में, 1945 में सितंबर में तकरीबन सारे जो थे वो उन्होंने सरेंडर कर दिया और इवेंचुअली अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रशिया ये मुल्क जीत गए। तो उस वक़्त होता क्या है कि इस जो पर्टिकुलर एरिया फ़लस्तीन का है, पैलेस्टाइन का जो इलाका है, इसके ऊपर एक यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान बनाया जाता है, चूँकि यूनाइटेड नेशन बन गई थी वर्ल्ड वार 2 के बाद। उस पार्टीशन प्लान का हिस्सा ये था कि इस फ़लस्तीन के इलाके को 3 हिस्सों में तक़सीम कर दिया जाए और इसमें एक हिस्सा जो यहूदियों को दे दिया जाए, एक हिस्सा अरब कम्युनिटीज़ को दे दिया जाए और जो जेरूशलम है ये जेरूशलम जो है इसको इंटरनेशनल कानून के ज़रिए गवर्न किया जाए। लेकिन ये जो मैं यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान की बात कर रहा हूँ, ये 47 के अंदर आया और जैसे ही बर्तानिया ने इस जगह से अपने आप को विथड्रॉ किया, तो 48 में अमेरिका की हेल्प से इसराइल ने इस एरिया को क्लेम कर लिया और खुद से ही उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इसराइल के नाम से उन्होंने अनाउंस कर दिया। होता क्या है कि जिस दिन ये अनाउंस होता है, उसके अगले दिन ही अरब्स कंट्री जिसमें इजिप्ट शामिल था, इसके अलावा इसमें सीरिया शामिल है, इराक, जॉर्डन, लेबनान, ये सारे मिलके इन्होंने इसराइल पे अटैक कर दिया। लेकिन चूँकि अमेरिका की हेल्प थी और इसराइल ने इसको ओवरकम किया और इवेंचुअली हज़ारों लाखों लोग फ़लस्तीनियों को अपने घर छोड़ने पड़े और उनको वहाँ से जो है वो डिस्प्लेस कर दिया गया। और इसको अरबियों में कहा जाता है नकब के नाम से, नकबा बोलते हैं इसको, कि ये एक कैटास्ट्रोफ था, एक बहुत बड़ी तबाही थी जिसमें फ़लस्तीनियों को उनकी जगहों से हटा दिया गया। अब हम स्पेसिफिकली आ जाते हैं, यहाँ तक तो आपको इसराइल की हिस्ट्री समझ आ गई होगी कि ये बना कैसे। अब आप आ जाते हैं ईरान में, साथ-साथ दोनों टाइम साथ-साथ डिस्कस करते हैं कि 1948 में उस वक़्त ईरान में मोनार्क्स थे, बादशाह था रज़ा पहलवी उसका नाम था और उसकी हुकूमत थी, उस ख़ानदान की हुकूमत थी। लेकिन उसमें भी जो मोनार्क जिस तरह बरतानिया में बादशाहत है आज भी, तो उस बादशाहत में भी नीचे पार्लियामेंट का सिस्टम था, जिसे मजलिस कहा जाता था, उसमें प्राइम मिनिस्टर बनता था। तो वो लेकिन उसमें जो बादशाह का रोल था या जो किंग का रोल था, वो सबसे इम्पोर्टेंट था चूँकि वो पॉलिटिक्स को और पावर के ऊपर इन्फ्लुएंस उसका था। होता क्या है कि 1953 में 1953 में उस वक़्त का एक प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसद्दिक उसका नाम है। वो बहुत पॉपुलर था इरानियन पॉपुलेशन के अंदर, इरानियन लोगों के अंदर। उसने ऐलान किया कि जितनी भी ऑयल कंपनीज़ चूँकि उस वक़्त बर्तानिया की ऑयल कंपनीज़ जो थी, वो इस सारी ऑयल ट्रेड को डील कर रही थी, जो ईरान में तेल निकल रहा था उस सारे को। उसने ऐलान किया कि हम इस सारा जो हमारा तेल है, इसको नेशनलाइज़ कर लेते हैं। इसको जब नेशनलाइज़ करना था, तो इसका मतलब है कि बर्तानिया की कंपनीज़ को यहाँ से छोड़ के जाना था। अब वो एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, जिसमें अमेरिका ने और बर्तानिया ने मिल के रज़ा पहलवी से के साथ मिले वो, जो कि उनका बादशाह था और इस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया, जो उनका प्राइम मिनिस्टर था उसको हटा दिया गया। और उसके बाद सारा कंट्रोल जो था वो रज़ा पहलवी के पास था और वो एक पॉइंट था जिससे इरानियन पॉपुलेशन में एक सेंटिमेंट गया कि हमारी गवर्नमेंट अमेरिका और बर्तानिया चला रहे हैं, ना कि हमारा बादशाह चला रहा है। अब उसके बाद होता क्या है कि 1963 में रज़ा जो पहलवी है, जो उनका बादशाह है, वो एक व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से एक लेजिस्लेशंस लेके आता है, जिसमें लैंड रिफॉर्म्स, ज़मीनों को रिफॉर्म करना था और उसमें या एंटरप्राइज़ गवर्नमेंट एंटरप्राइज़ेज़ में लोगों को शेयर देना था और मुख्तलिफ एक बड़ा प्लान था। लेकिन उसमें ये था कि जो उस वक़्त के लोग थे, उनसे जिस तरह वहाँ के फॉरेस्ट थे, जो जंगलात थे, उनको नेशनलाइज़ कर दिया, गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया। तो इस तरह के सिनेरियोज़ हुए जिसमें लोगों को ये हुआ कि उनकी जो ज़मीनें हैं वो शायद गवर्नमेंट उनसे छीनना चाह रही है और उसमें वुमेन राइट्स के ऊपर काफ़ी चीज़ें थी ऐसी, जिसको एक्सप्लॉइट किया उस वक़्त के जो रिलीजियस लीडर थे, मज़हबी लीडर थे, रूहुल्लाह खुमैनी जो कि खुमैनी रेवोल्यूशन के नाम से मशहूर है, उन्होंने इसके ऊपर ओपनली क्रिटिसिज़्म करना शुरू कर दिया और रज़ा पहलवी को और लोगों की बड़ी सपोर्ट थी उसके साथ, तो रज़ा पहलवी ने उसको अरेस्ट करवाया और फिर उसको ईरान से निकाल दिया गया और ईरान से निकलने के बाद जो रुहुल्लाह खुमैनी थे, वो टर्की गए और टर्की में वो बहुत ही थोड़ा देर उन्होंने टाइम गुज़ारा, उसके बाद वो इराक चले गए। जब वो इराक में थे, तो इराक में वो काफ़ी देर रहे और उस वक़्त ये मैं तब की बात कर रहा हूँ, ये 60s की बात कर रहा हूँ, तो उस वक़्त एक तरफ से कोल्ड वॉर भी चल रही थी यूएसएसआर और अमेरिकन अलाइज़ के दरमियान, ये वो टाइम है और उस वक़्त रुहुल्लाह खुमैनी जो है वो कैसेट्स रिकॉर्ड करते थे और कैसेट्स जो है वो ईरान में आती थी और ईरानियन पॉपुलेशन में उसका जो नैरेटिव होता था, वो आता था और उससे ऑब्वियसली एहतजाज हो रहे थे और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी ईरान में।
उस वक़्त इराक में कौन थे? उस वक़्त इराक में सद्दाम हुसैन थे। वो उनके आर्मी चीफ भी थे और प्रेज़िडेंट का रोल भी अदा कर रहे थे। तो उस वक़्त की इरानियन गवर्नमेंट ने इराक पे प्रेशर डाला कि खुमैनी को यहाँ से निकाला जाए। तो हुआ क्या कि वो प्रेशर इतना बढ़ गया तो इवेंचुअली खुमैनी को वहाँ से फ्रांस जाना पड़ा और फ्रांस में इस तरह से था कि फ्रांस के कवानीन का हिस्सा था कि वो पॉलिटिकल असाइलम देते थे। ये नहीं था कि सिर्फ़ ईरानियन लीडर वहाँ पे आ रहा था एक, वहाँ पे अफ्रीकन लीडर भी रह रहे थे, मिडल ईस्ट के जो एक्टिविस्ट थे, वो भी सियासी असाइलम लेके वहाँ रह रहे थे कि वहाँ उनको रहने की इजाज़त थी। लेकिन हुआ ये कि वहाँ पे काफ़ी टाइम मिला रूहुल्लाह खुमैनी को और वो टीवी चैनल्स के ऊपर इंटरव्यूज़ भी देते थे और अपना नैरेटिव जो है वो ईरान में ओपनली वो भेजते रहते थे। अपनी स्पीचेज़, अपनी कैसेट्स और वो सारी चीज़ें और कहीं ये भी बात कही जा सकती है कि चूँकि उस वक़्त कोल्ड वॉर थी और एक तरफ कम्युनिस्ट कम्युनिटी थी जो कि यूएसएसआर था और उससे थ्रेट था यूरोप को भी और अमेरिका को भी। तो रूहुल्लाह खुमैनी का जो स्टांस था वो एंटी कम्युनिस्ट था। तो किसी न किसी तरह ये कहा जा सकता है लेकिन इसके ऊपर कोई प्रूफ नहीं है कि फ्रांस या अमेरिका या कोई और उसको सपोर्ट कर रहा था। ये ज़रूर है कि अमेरिका जो है वो रज़ा पहलवी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अ, एक स्टेज ऐसी आ गई कि वो रेवोल्यूशन जो था वो ऑर्गेनाइज़्ड हो गया ईरान में और 1979 1979 में जो रूहुल्लाह खुमैनी है वो ईरान आते हैं और लाखों लोग उनका इस्तकबाल करते हैं और इवेंचुअली वो जो मुनार्क था, जो एक बादशाहत थी, वो ईरान में ख़त्म हो जाती है। और रज़ा पहलवी यहाँ से भाग जाते हैं और अमेरिका भी उसकी गवर्नमेंट को नहीं बचा सकता। अब यहाँ तक जो सिनेरियो था 1979 तक इसराइल और ईरान के दरमियान कोई ऐसा तनाज़ा नहीं था। ईरान उसको एक्सेप्ट नहीं करता था लेकिन खुफिया तौर पे इनकी ऑयल की डील्स भी होती थी, बिज़नेस भी होता था, इंटेलिजेंस शेयर भी होती थी और अमेरिका भी इनको जो है वो जहाज़ भी दे रहा था और मिलिट्री सपोर्ट भी दे रहा था। यहाँ तक मामलात ठीक रहते हैं। लेकिन यहाँ से आगे मामलात जो है वो चेंज होते हैं और जैसे ही इस्लामिक रेवोल्यूशन आती है ईरान में, तो उसमें उनके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया जाता है कि इसराइल जो है वो लेजिटिमेट कंट्री नहीं है और इसके अलावा अमेरिका जो है वो एक शैतान का रोल उसको दे दिया गया कि ये जो है सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमानों का। और उस दौरान ऐसा होता है कि यूएस की जो एम्बेसी होती है ईरान के अंदर, उसको ईरानियन स्टूडेंट्स जो हैं वो सीज़ करते हैं और तकरीबन 52 अमेरिकन्स लोगों को हॉस्टेजेस बना लिया जाता है और उनको तकरीबन बताया ये जाता है कि तकरीबन 444 दिन तक डिटेन करके रखा गया और इवेंचुअली फिर उनको रिलीज़ कर दिया गया अमेरिका। अमेरिका को वापस दे दिया गया। फिर एक सिलसिला शुरू होता है जिस तरह 1979 उसके बाद ईरान जो है प्रॉक्सीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है 90s 80s में। हिज़्बुल्लाह बनाई जाती है, हिज़्बुल्लाह जो है वो एक रिलीजियस जमात थी और उसको पूरी सपोर्ट जो थी ईरान की तरफ से थी और वो लेबनान के अंदर ऑपरेट करती थी। इसी तरह हमास जो थी वो गज़ा के अंदर जो है वो ऑपरेट करती थी। इसी तरह हौथीज़ हैं, वो यमन में करते थे। इसी तरह सीरिया के अंदर कुछ जो है वो नेटवर्क्स थे जो कि अगेन ईरान उनको फंड करता था और सपोर्ट भी करता था मिलिटरीली और उनको असला और सारी चीज़ें भी ईरान प्रोवाइड करता था। अब असल मसला जो शुरू होता है, जो आज के कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है, वो सन 2000 में शुरू होता है। उसमें होता क्या है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करता है और यहाँ से मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो कि वॉचडॉग है पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ न्यूक्लियर का जिनके पास है, उनको भी देखती है और इसी तरह अगर कोई बनाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर भी इनके पास इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो भी इस तरह एक्टिवेट हो जाती है और ये सिलसिला जब शुरू होता है, तो 2015 में अमेरिकन प्रेसिडेंट उस वक़्त के जो बराक ओबामा हैं, वो ईरान के साथ एक डील साइन करते हैं और वो डील ये होती है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काम काम कर देगा या बंद कर देगा और उसके नतीजे में उसके ऊपर जो सैंक्शंस हैं, जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं ट्रेड की, उनको हटा दिया जाएगा और ताकि वो एक सिंपल ट्रेड कर सकें। लेकिन होता ये है कि 2018 में ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाते हैं अमेरिका के और वो इस डील से अपने आप को विथड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से एक क्लैश शुरू हो जाता है ईरान का और अमेरिका का भी और साथ इसराइल उसमें पार्टनर है। अब होता ये है जैसे ही वो विथड्रॉ करता है तो ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत तेज़ी से स्टार्ट कर देता है और उसमें अपनी प्रॉक्सीज़ को भी एक्टिवेट कर देता है पूरे मिडल ईस्ट के अंदर और इसराइल जो है वो अटैक करना शुरू कर देता है। साइबर अटैक करता है सबसे पहले जो सेंट्रीफ्यूजेस थे एटॉमिक के उनके ऊपर और इसके अलावा जो प्रॉक्सीज़ थी ईरान की रीजन के अंदर, सीरिया के अंदर उन पे अटैक करना शुरू कर देता है। और टर्निंग पॉइंट आता है 2020 में जब अमेरिका जो है वो कासिम सुलेमानी को असैसिनेट करता है या शहीद करता है। चूँकि वो कमांडर थे उस वक़्त इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो ईरान की आर्मी है, जो कि डायरेक्ट रिपोर्ट करती है उनके सुप्रीम कमांडर को, जो सुप्रीम लीडर को, उसके कमांडर को असैसिनेट कर दिया जाता है ईरान के अंदर ही और वहीं से असल एस्केलेशन शुरू होती है। उसके रिस्पॉन्स में ईरान अटैक करता है, यूएस की एम्बेसी जो इराक के अंदर है, उसके ऊपर वो अटैक करता है। लेकिन होता ये है कि उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है अमेरिका के अंदर और उस वक़्त डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ जाती है, ट्रम्प इलेक्शन हार जाता है और उस दौरान जब डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट है,
इस दौरान ईरान अपनी प्रॉक्सीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है रीजन के अंदर और 2023 में आपको याद होगा कि हमास जो है वो इसराइल पे फुल अटैक करता है और ये वो टाइम है जब पूरी दुनिया पे ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ थे, पाकिस्तान था, इन सब के ऊपर अमेरिकन प्रेशर बढ़ रहा था कि वो इसराइल को एक्सेप्ट करें और अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाएँ। ये वो टाइम था कि एक डिसाइसिव टाइम था कि जिसमें पूरी जो रीजन था उसके ऊपर ये प्रेशर था कि वो इसराइल को एक्सेप्ट करें। और उस वक़्त हमास जो है वो फुल ऑन वॉर पे जाता है, इसराइल पे अटैक करता है और उनके काफ़ी होस्टेजेस ले लेता है और दूसरी तरफ हिज़्बुल्लाह जो लबनान के अंदर थी, वो भी इसराइल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और ये वही पॉइंट है जहाँ से जंग शुरू हो गई। अब होता ये है कि इस टाइम के दौरान यूएस जो है वो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजता है इसराइल को सपोर्ट करने के लिए क्योंकि इसराइल अकेले ये सारी चीज़ें नहीं मैनेज कर सकता था। अब उसके बाद ये सारा ट्रम्प दोबारा प्रेज़िडेंट बन जाता है और किसी हद तक ये भी कहा जाता है कि ट्रम्प के ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई थी अगर आपको याद हो, तो उसमें भी कहा जाता है कि ईरान का कहीं न कहीं हाथ था। क्योंकि उनको पता था कि 2018 में वो जो यूएस डील को तोड़ने वाला था वो डोनाल्ड ट्रम्प था और अब दोबारा जब ये आएगा तो भी ईरान के लिए हालात ठीक नहीं होंगे। अब जब ये चीज़ शुरू होती है तो इसराइल फुल ऑन आप गज़ा की एक देख लेते हैं 1.5 से 2 साल वो जंग रही। गज़ा पूरा तबाह कर दिया गया, फ़लस्तीनियों को बिल्कुल मार दिया गया और बड़े ही बुरे हालात उनके। तो इसी तरह सीरिया के अंदर अटैक हुए, हिज़्बुल्लाह पे क्रैकडाउन किया गया। हौथीज़ के ऊपर अमेरिका और इसराइल दोनों ने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए और तकरीबन 2 ढाई सालों में इन्होंने ये सारा काम कर लिया। अब चूँकि ये शुरू हुआ था उस हमास अटैक से, तो इवेंचुअली ये आना था ईरान तक। क्योंकि ईरान की जितनी भी स्ट्रेंथ्स थी, वो हिज़्बुल्लाह थी, वो हमास थी, वो हौथीज़ थे, उनको उन्होंने टैकल कर लिया था इनिशियली और अब उन्होंने फुल ऑन आना ही था ईरान की तरफ क्योंकि उन्होंने इस थ्रेट को एलिमिनेट करना था। तो रिसेंटली फिर उसको नैरेटिव बनाया गया न्यूक्लियर के ऊपर और फिर अमेरिका ने एक अटैक कर लिया। एक जो आपने देखा था कि बी-2 बम्बर्स आए और उन्होंने वो फिरदो में और बाकी जगहों के ऊपर जो न्यूक्लियर के प्लांट्स थे, उनको तबाह किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी ये सिलसिला नहीं रुकना था क्योंकि इसराइल समझता है कि उसका जो सबसे बड़ा थ्रेट है इस रीजन में, वो ईरान है। बाकी सारी जितनी भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं उनसे उन पे उसकी कमांड है और इवेंचुअली उसने इस मिडल ईस्ट के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है। इसराइल ने चूँकि वो मेजर अलाई है अमेरिका का, यूएस का तो अब का जो अटैक हो रहा है, ये उसी सिलसिले की कड़ी है, जो 2023 में हमास ने किया था और 3 साल लगे और अब वो डायरेक्ट ईरान पे अटैक करने लगे और आज तक की खबर ये है कि जो सुप्रीम लीडर थे, अयतुल्ला अली खामनाई, उनकी भी डेथ हो गई है और उनके जो सन इन लॉ थे, उनकी भी तकरीबन जो हायर लीडरशिप थी ईरान की, उनको असैसिनेट कर दिया गया है। इससे आगे हालात किस तरफ जाते हैं? चूँकि ईरान का जो ज्योग्राफी है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है चूँकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से 20% ऑफ द ऑयल ट्रेड होती है, तो आगे का रिस्पॉन्स किस तरह से होता है, ये आने वाला वक़्त ही बताएगा। अब तक की जो सूरत-ए-हाल है, मैंने आपको 1948 से आज तक की जो सारी हिस्ट्री है, वो आपके सामने रख दिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।